स्टूडेंट्स, मेरा नाम निहारिका है। मैं अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स या आधारभूत शब्दावली के बारे में बताऊँगी। यह वीडियो विशेष रूप से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जिन्हें इंग्लिश ग्रामर की बेसिक शब्दावली नहीं पता है। इस सीरीज़ में हम इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के प्रत्येक चैप्टर को पूर्णतया हिंदी अनुवाद से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टर्म्स या शब्दावली यूज़ की जाती है, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आदि। इन शब्दों का हिंदी में अर्थ तो सबको पता होता है, लेकिन कोई गहराई से इन शब्दों के बारे में नहीं बता पाता। तो आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में हिंदी में सीखेंगे। जैसे कि हम टेंस पढ़ते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आती है मेन वर्ब और उसके बाद में आती है ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में आता है आरटी यानी रिमेनिंग थिंग्स या बची हुई चीज़ें। रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ और थिंग्स मतलब चीज़ें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि ये क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसको किस अर्थ में यूज़ किया जाता है, सेंटेंस के अंदर किस अर्थ में यूज़ किया जाएगा। हिंदी में सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। सभी को पता है, जो करने वाला किसी काम को कर रहा है उसको कर्ता कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में इसके दो तरह से अर्थ निकाले जाते हैं। वो कैसे? एक तो जो किसी काम को कर रहा है, पहला, और दूसरा यदि किसी के बारे में कुछ बात कही गई है। इस संदर्भ में यह ज़रूरी नहीं है कि किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो वो इंसान ही हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, इंसान भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो जब अंग्रेज़ी में हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें काम में ली जाती है। सब्जेक्ट का दो मतलब निकाला जाता है। पहला, किसी काम को जो कर रहा है वो, और दूसरा, यदि किसी के बारे में कोई बात कही गई है। दोनों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा है शी इज डांसिंग। इसके अंदर जो डांस करने वाला है, जो काम करने वाला है, वो है ये शी। इस शी को हम कहेंगे कर्ता इस सेंटेंस के अंदर। लेकिन इसके अंदर तो ये हमें पता है बिल्कुल इंसान ही है, इसीलिए इसको हमने बता दिया कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इंसान के अलावा कोई और बात आती है लेकिन उसमें हमारे को पता लगाना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो वो इस तरह से पता लगाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल से, ये मैंने लिखा है माई कार इज वाइट इन कलर। मेरी कार सफ़ेद रंग की है। अब इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, कुछ और नहीं है, लेकिन बात किसके बारे में की जा रही है? मेरी कार के बारे में। बात मेरी कार के बारे में की जा रही है। और मैंने इसके अंदर अभी अभी बताया कि यदि किसी के बारे में कोई बात कही गई है तो वह भी सब्जेक्ट ही कहलाता है। वो इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई घर, कोई चीज़, कार और कुछ भी, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी, तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। और सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में, वाक्य में सबसे पहले आता है। इसके अंदर भी आपने देखा होगा ये शी सेंटेंस में सबसे पहले आया है। दूसरी सेंटेंस में ये माई कार, यह सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात की गई है, इसके बारे में बताया गया है कि ये कलर में वाइट है। ये भी सेंटेंस में सबसे पहले आया है।
तो इस तरह से अगर कोई किसी काम को कर रहा है वो कर्ता हो जाता है, या किसी के बारे में कोई बात कही गई है वो भी कर्ता ही कहलाएगा, और कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्म। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं कर्म, और क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, कर्म को इंग्लिश में किस प्रकार से समझेंगे? कर्म को इंग्लिश में इस प्रकार से समझेंगे कि यदि कोई शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्दों का जवाब देता है। जैसे कि हिंदी में कहते हैं ना 6 ककार होते हैं, उसी प्रकार से ये 6 ककारों के अगर जवाब देता है जो शब्द सेंटेंस में है, तो उसे कर्म कहा जाता है। इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर मैं लिखूं आई एम ईटिंग बनाना, ठीक है, इसके अंदर अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट जो है वो कौन है, ये आई, क्योंकि बनाना को ईट करने वाला, बनाना को खाने वाला जो है वो मैं हूँ। तो इस काम को करने वाला किसी काम को कर रहा है, तो ये आई यानी कि मैं, ये हो जाएगा इसके अंदर सब्जेक्ट। अब आपको ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाना है? वो इस तरह से लगाना है कि आपको ढूंढना है कि वो क्या खा रहा है। ये तो पता है कि खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? बनाना खा रहा है। इसके अंदर से ये रहा क्या? इस शब्द का आंसर हमें ये शब्द देता है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो गया बनाना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा है हर ड्रेस इज ऑफ वाइट कलर। उसकी जो ड्रेस है वो वाइट कलर की है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि उसकी ड्रेस किस कलर की है, तो मैं इसको जवाब दूंगी कि वाइट कलर की है। तो इसमें पूछा है कि किस रंग की, तो जो किस रंग का जवाब जो दे रहा है वो ये शब्द दे रहा है, तो इसके अंदर जो कर्म है वो ये हो जाएगा वाइट। ठीक है, अब आते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया। अब इसका कैसे पता लगाएंगे? मुख्य क्रिया के जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, हंसना, बोलना, खाना, पीना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। ये सब मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। जो भी मेन वर्ब्स हो रही हैं, जो भी हम काम करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वह मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं इसके अंदर एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर।
अच्छा, आप इसके अंदर आप तीनों चीज़ें बता सकते हैं। कर्ता कौन हो गया? आई। उसके बाद में जो आपको कर्म बताना है, क्या क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, दूसरी चीज़ पता चल गई। ठीक है, अब काम क्या कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ? पढ़ाने का, टीचिंग का काम, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, टीचिंग का काम कर रही हूँ, तो ये हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आया? ये हो जाएगी मेन वर्ब। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये काम करने वाली मैं हूँ, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या काम कर रही हूँ? पढ़ाने का काम कर रही हूँ, ये हो गया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और क्या पढ़ा रही हूँ, क्या का जवाब आ जाएगा, और कर्म का जवाब आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, इंग्लिश ग्रामर, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसको सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। सहायक क्रिया, ये मुख्य जो क्रिया होती है, मेन वर्ब जो होती है, उसकी सहायता के लिए लगाई जाती है, इसीलिए इसको सहायक क्रिया नाम दिया गया है। ये कुछ 8 या 10 प्रकार की होती है, वो इस तरह से होती है, आप देख लें एक बार। इस, एम, आर, हैज, हैव, डू, डस, विल और शैल। इन शब्दों को सहायक क्रियाएं कहा जाता है। ये किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है, यानी कि ये मेन वर्ब जो होती है, इनके जस्ट पहले लगती है, बिल्कुल पहले। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। शी हैज़ डन हर वर्क। वह अपना काम कर चुकी है। तो इसके अंदर अब आपको पता लगा लेना है, काम किसने किया? इसने, शी। काम इसने किया, शी ने, तो ये हो गई कर्ता। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में आपने जैसे ही हैज़ को पहचाना, इसमें लिखा हुआ है, तो आपने पहचान लिया कि ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके जस्ट बाद में मेन वर्ब आती है, यानी कि मुख्य क्रिया, है ना। तो इसके अंदर करना, करना काम तो है, लेकिन कर चुकी है, करना अलग बात है, ये काम अलग है। ये हो गई मेन वर्ब। क्या कर चुकी है? अपना काम। क्या का जवाब दिया इसने? क्या कर चुकी है? अपना काम कर चुकी है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया? इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे टर्म्स की और शब्दावली की गहराई पता चली होगी। इनको कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो ये सब आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपकी हेल्प हुई है इससे, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी हिट करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। और जो अगली इसकी जो सीरीज़ चलेगी वो इसी टाइप से चलेगी कि हर शब्द को हिंदी में बताया जाएगा, हर सेंटेंस को हिंदी में बताया जाएगा, हर वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया जाएगा, ताकि आपकी एक अच्छी वोकेबुलरी भी तैयार हो जाए। सो थैंक यू।